नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश हुए। कॉर्बेट पार्क के पाखरों में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर काटे गए पेड़ के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए हरक सिंह रावत को ईडी 2 नोटिस पहले ही भेज चुकी है। आपको बता दें, पाखरों रेंज में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हजारों पेड़ काटने और घोटाले का मामला है। ईडी ऑफिस में जाते हुए हरक सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की थी। सर, क्योंकि आज आपको ईडी ने बुलाया, 2 समन पहले भी गए थे, क्या कहेंगे सर? मैं जा रहा हूँ, बात करके फिर बताता हूँ मैं आपको। सर, क्या लगता है कि क्योंकि आपको किस तरीके से ये लगता है सर? देखिए, ये क्योंकि राजनीतिक है और मैंने उत्तराखंड के एक अच्छे उद्देश्य के लिए पाखरो टाइगर सफारी बनाई और उत्तराखंड को रोजगार देने के लिए अच्छे उद्देश्य के लिए मैं ये काम हमेशा करता रहूंगा। सर, ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि केदारनाथ में आपका नाम जो जिस तरीके चल रहा है, फिर आपको इस टाइम ईडी ने एक बार फिर प्रेशर बना दिया? अब ये आप मालूम है, सब राजनीतिक है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हरक सिंह रावत ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की कि कहीं उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक का एक शिकार बनाया जा रहा है। और क्योंकि पाखरो टाइगर सफारी से ये पूरा मामला जुड़ा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया था उत्तराखंड के लिए, वो हमेशा करते रहेंगे। तो सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट आपने अभी देखी और हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं सत्येंद्र, लगातार हरक सिंह रावत को 2 नोटिस पहले भी ईडी भेज चुकी है और ये मामला अब काफी ज्यादा गंभीर भी हो गया था। ईडी के सामने अब पेश हुए हैं हरक सिंह रावत, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल सीनम, क्योंकि हरक सिंह रावत करीब 10:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे, क्योंकि इनको पहले भी ईडी ने 2 नोटिस जारी किए थे, लेकिन दोनों नोटिसों के दौरान ये हरक सिंह रावत ने अपनी एप्लीकेशन वहां ईडी ऑफिस में दर्ज की थी और कहा था कि क्योंकि एमपी चुनाव एमपी के उस टाइम चुनाव चल रहे थे, चुनाव में व्यस्तता के कारण इन्होंने अपना दिया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने एक और नोटिस इनको जारी किया, जिसमें तीसरा ये नोटिस है, जिसमें ये कहा गया कि आपको एक बार फिर अपने बयान दर्ज करने के लिए आना पड़ेगा। तो हरक सिंह रावत आज ईडी दफ्तर पहुंचे, क्योंकि मामला 2019-20 से जुड़ा है। 2019 में जब हरक सिंह रावत वन मंत्री थे और उनके कार्यकाल के दौरान जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में एक सफारी का एक निर्माण होना था, जिसके को लेकर कई वित्तीय अनियमितताएं भी उसमें सामने आई थी और सबसे बड़ा जो मामला आया था उसमें आया था करीब 6000 पेड़ कटने का, यानी कि जो अनुमति मिली थी वो 165 पेड़ करके मिली थी और कटे उसमें 6000 पेड़ थे, जिसको लेकर पूरा मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये इस मामले में विजिलेंस ने इसमें जांच की। विजिलेंस की जांच के बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने जब इस पूरे मामले की सीबीआई में भी जांच चल रही है और क्योंकि इस मामले में वित्तीय अनियमितता का जो सामने आया था, उस पे ईडी इस पे कार्रवाई करी। ईडी ने इससे पहले भी हरक सिंह रावत और तत्कालीन जो फॉरेस्ट अधिकारी है उनको बुलाया था और आज ईडी में हरक सिंह रावत की पेशी चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र, आपने विस्तार से जानकारी दी। शुक्रवार को फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ईडी ने देहरादून समेत देश के कई राज्यों में 17 लोकेशन पर छापेमारी की थी। रेड में ईडी ने 94.3 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। इसके साथ ही फर्जी रजिस्ट्री के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी यहां पर मिले हैं। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है। वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी जाकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड के लिए 2 सितंबर काला दिन था, जब उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर षड्यंत्र के तहत गोली चलाई गई। इसमें कई लोगों की जान चली गई। वहीं सीएम ने कहा कि हम सब लोग मिलकर शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अपना अपना योगदान देंगे। तो 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी और इसी को लेकर यहां पर यह कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो 6 राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद रहे। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर यह कार्यक्रम यहां पर रखा गया था। शहीदों की याद में शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, उन्हें याद किया गया, नमन किया गया। तो यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया कि हम सब लोग मिलकर शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अपना अपना योगदान देंगे। दो सितंबर के दिन कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने इन बलिदानियों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड मिला है। हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य निर्माण के इस अल्पकाल में हमारी प्रतिबद्धता के कारण आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी वर्ष नीति आयोग के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश की एक रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के राज्यों में पहले नंबर पर पहला स्थान आया है। ये गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात भी है। चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में कल देर रात हुई बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ है। यहां पर कई घरों में मलबा घुस गया है, 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके साथ ही एक कार और स्कूटी के ऊपर मलबा आने से वो दब गई हैं। मौके पर प्रशासन की टीम भी राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। अगली खबर चमोली से, जहां पर कर्णप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। कर्णप्रयाग और थराली को जोड़ने वाली सड़क पर कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी का एक हिस्सा ही टूटकर सड़क पर आ गया। भूस्खलन के बाद सड़क बंद हो गई। सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। अगली खबर चमोली से, जहां पर बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागलनाला छिनका नंदप्रयाग के पास बंद है। वहीं नीति घाटी में भी भारी बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने की वजह से नीति मलारी हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया है और वहीं सड़क बंद होने की वजह से दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। चमोली में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर पागलनाला अचानक से उफान पर आ गया। नाले के उफान पर आने की वजह से आवाजाही बाधित हुई, लेकिन गनीमत ये रही कि जिस समय बरसाती नाला उफान पर आया उस समय सड़क से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। चमोली में जिले में देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते सुसवा नदी उफान पर है, जिसके चलते किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। डोईवाला के नांगलवाला में नदी के तेज बहाव से सुरक्षा दीवार भी टूट गई है और किसानों के खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो तेज बारिश की वजह से उफान पर है सुसवा नदी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह परेशानी लोगों को हो रही है।
बागेश्वर के कपकोट में मुसीबत की बारिश जारी है, जिसकी वजह से रामगंगा में बने झूला पुल पर खतरा मंडरा रहा है। तेज बहाव की वजह से पुल को नुकसान पहुंचा है। पुल टूटने की कगार पर आ गया है और अगर पुल टूटता है तो कई गांव की आवाजाही ठप हो जाएगी। जिले में 16 सड़कें मलबा आने से बंद हो गई हैं। पुल है वो भारी वर्षा के कारण टूटने के कगार पे है। अपार्टमेंट टूट गया है। अगर ऐसी बारिश अभी चलते रही बिजला दानपुर में तो आने वाले 2-3 घंटे में ये पुल बह जाएगा, तो जिससे हमारे तो काफी बड़ा नुकसान होगा हमारे क्षेत्र के लिए। तो ये पुल से ही लोग का आवाजाही मार्केट, नाचनी, पिथौरागढ़ इधर उधर जाना रहता था। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश की वजह से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। इसके साथ ही पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। देहरादून के साथ पहाड़ के कई जिलों में देर रात तेज बारिश हुई है। चंपावत है या कुमाऊं के और भी डिस्ट्रिक्ट है, चमोली है, तो इनमें हमने फेयरली वाइड स्प्रेड तक एक्टिविटी को रखा था और साथ में जो हैवी रेन है उसको देहरादून है, नैनीताल, चंपावत है या बागेश्वर है और चमोली, इनमें रखा गया था। लेकिन जो बारिश मिली है वो वेरी हैवी तक भी मिली है और खासकर देहरादून में। उत्तरकाशी के आराकोट में पिकअप पलट गई और खस्ताहाल सड़क होने की वजह से आए दिन गाड़ियां यहां पर सड़क पर पलट रही है। पिछले 20 दिन में 4 गाड़ियां खराब हुई हैं। खराब सड़क की वजह से हादसे का शिकार हुई हैं। लगातार हो रहे हादसों की वजह से लोगों में भी प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव में सीएम धामी भी प्रचार करते नजर आएंगे और इसी महीने जम्मू कश्मीर जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने लेटर जारी किया है और इस लेटर में साफ किया गया है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम पुष्कर धामी का भी नाम। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, जिन्हें लेकर प्रचार करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नजर आने वाले हैं। इसी महीने सीएम धामी का जम्मू कश्मीर जाना होगा और वहां पर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे। चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड और ऐसे में जम्मू कश्मीर भी एक पहाड़ी राज्य जहां पर चुनाव होने हैं और चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इसी महीने जम्मू जाना होगा, जम्मू कश्मीर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में रविवार को दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम पर हुई डकैती से सर्राफा कारोबारियों में नाराजगी है। सर्राफा कारोबारी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आज घटना के विरोध में सर्राफा कारोबारी और स्थानीय व्यापारियों ने चंद्राचार्य चौक पर धरना दिया, नारेबाजी की। व्यापारियों की मांग है कि सर्राफा कारोबारी बेखौफ होकर कारोबार कर सके, इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही आक्रोशित व्यापारियों ने जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़कर लूटा गया माल बरामद करने की मांग की है। चमोली के नंदानगर घाट में लड़की के साथ हुई छेड़खानी के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। नंदानगर घाट और जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आज बाजार बंद किए गए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों का सत्यापन होना चाहिए। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले आरोपी आरिफ को पुलिस ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर बड़ा आरोप लगा है। मुकेश बोरा के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। यूसीडीएफ यानी कि उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के प्रशासक पद से मुकेश बोरा को हटाया गया।
इसके साथ ही मुकेश बोरा से छीनी जाएगी दुग्ध संघ अध्यक्ष की कुर्सी। बोरा पर कार्रवाई के लिए डेयरी डिपार्टमेंट कानूनी राय ले रहा है। आपको बता दें, मुकेश बोरा पर डेयरी प्लांट में काम करने वाली महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर अपराधी हर समय नए तरीके अपना रहे हैं और साइबर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस इन चुनौतियों के साथ साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए जल्द साइबर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए पुलिस नया स्ट्रक्चर तैयार करेगी। इसमें एक्सपर्ट्स के साथ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए पुलिस IIT रुड़की से मदद लेगी। साइबर ऑफ एक्सीलेंसी सेंटर में प्रदेश के सभी पुलिस जवानों को साइबर एक्सपर्ट के साथ साथ नए साइबर अपराध से निपटने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। हर बार नए तरीके से जो है ये साइबर क्रिमिनल्स जो है फ्रॉड करते हैं। इसमें अभी डिजिटल अरेस्ट और ये इसका ट्रेंड है, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, और इसका कभी केदारनाथ जब यात्रा चरम पे होती है तो वो ट्रेंड में होता है। तो हर बार जो है वो ट्रेंड्स और जो है वो तरीका बदलते हैं। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में आवारा गायों और सांडों का आतंक लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में घूम रही आवारा जानवरों के झुंडों ने जहां किसानों के लिए फसल बोना मुश्किल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ शहरी इलाकों में सड़कों पर खड़े गौवंश लोगों के लिए जानलेवा हो गए हैं। सोमवार को हल्द्वानी में गौलापार से आए ग्रामीणों का गुस्सा इसी को लेकर फूटा। ग्रामीण बुद्ध पार्क पर धरने पर बैठे और आवारा गायों के लिए गौशाला बनाने की मांग की है। अभी तो ली अंगड़ाई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पहाड़ में हाँफ रही है। ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की लापरवाही ने जल जीवन मिशन योजना पर ऐसा पलीता लगाया कि लोग काफी परेशान हैं। नैनीताल में जल जीवन मिशन में ठेकेदारों की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों ने सूखे जल स्रोतों से योजना को जोड़ दिया है। इसके साथ ही कई गांव ऐसे भी हैं जहां नलों से पानी की एक बूंद तक नहीं आ रही। वहीं ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सबसे ज्यादा अगर लापरवाही हो रही है तो जल जीवन मिशन में हो रही है। तमाम जगहों पर टेंडर भी हो चुके हैं, कहीं पर ठेकेदारों को बहुत से अधिक 70% तक भुगतान भी हो चुका है, लेकिन जगह जगह सड़कों पर पाइप दिख रहे हैं, कहीं पे पानी किसी भी नल पे अभी तक जल नहीं पहुंचा हुआ है। पुरानी योजना से कनेक्शन कर दिए गए हैं और मैंने जो योजना हमारे वहाँ आ रही है उसमें पर्याप्त पानी गर्मी में ना होने के कारण जो है दूसरी योजना से कनेक्शन पास करवा के ठेकेदार साहब को ऑर्डर भी करवाया था, जो उन्होंने 3 महीने तक गोल गोल घुमा के कनेक्शन ना करने की बात कह दी उनने। दरअसल जल जीवन मिशन में ठेकेदारों की खूब शिकायतें मिली हैं। वहीं मामला डीएम के जनता दरबार में पहुंचा तो डीएम ने भी अधिकारियों को फटकार लगा दी, लेकिन उसके बाद भी काम में कोई तेजी नहीं आई है। वहीं डीएम अब कार्रवाई की बात कर रही हैं। जो विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या जानबूझकर कहीं लापरवाही हो रही है, उसमें विभागीय अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इन बैठकों के माध्यम से उनका रिव्यू किया जा रहा है। तो इसमें जल्दी ही हम अभी तक 4 ब्लॉक की बैठकें कर चुके हैं और बचे हुए 4 ब्लॉक की बैठकें भी हम जल्दी करेंगे इसमें। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी इन कामों को खत्म कराया जाए। जल जीवन मिशन के काम को लेकर ठेकेदारों की मनमानी की कई शिकायतें सामने आ रही हैं और प्रशासन सख्त कार्रवाई की बात भी कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी कब तक मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, यूसीसी रूलिंग बुक बनकर तैयार हो गई है। अब जल्द ही रूलिंग बुक को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा। वहीं यूसीसी से संबंधित सभी पोर्टल का काम भी पूरा हो गया है। अब प्रदेश भर में अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सितंबर-अक्टूबर में ट्रेनिंग का काम भी पूरा होगा। संभवतः वो बिल्कुल आखिरी चरण में है या पूरा हो चुका होगा। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा और ट्रेनिंग में क्योंकि आपके पास एक्ट आपका पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए, हमारी विधानसभा ने उसको पास कर दिया, उसके बाद उसका रूल मेकिंग और आईटी का काम
ज़्यादा है, क्योंकि कमेटी का ये मानना है और सरकार का भी ये मानना है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन, तलाक का जो इन्फॉर्मेशन और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, ये सब बिल्कुल लोगों को उनके मोबाइल पे उपलब्ध होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2022 में महिलाओं की सेफ्टी के लिए 110 पैनिक बटन लगाए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महिलाओं को ही इसकी काफी कम जानकारी है। पब्लिक प्लेस और सरकारी बसों में जब न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि काफी महिलाओं को पैनिक बटन के बारे में पता ही नहीं है। महिला क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत पैनिक बटन लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस ने स्मार्टफोन के लिए गौरा देवी ऐप भी तैयार किया है, लेकिन इन सभी जानकारियों से महिलाएं अभी भी कोसों दूर हैं। पैनिक बटन क्या है और कैसे काम करते हैं, न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की। देहरादून में अगर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत करीब 110 जगहों पर पैनिक बटन लगाए गए हैं। मैं पैनिक बटन आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये पैनिक बटन का एक पूरा एक सेटअप यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तर्ज पे लगाया गया और सामने इसके ठीक कैमरा आप देख सकते हैं, वो सामने कैमरा लगाया गया। अगर कोई भी महिला इस पैनिक बटन को दबाती है तो यहाँ से उनसे बातचीत होती है। सामने जो कैमरा है, कैमरा डिटेन करता है कि किस तरीके की उनके साथ कोई दिक्कतें हुई। देहरादून में महिलाओं की मदद से हर चौक, चौराहा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पर साल 2022 में करीब 110 पैनिक बटन लगाए गए। 2 साल में सभी पैनिक बटन का 15,000 बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन महिलाओं ने पैनिक बटन का सिर्फ 50 बार ही इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा कारण महिलाओं को इसकी जानकारी न होना है। जो पैनिक बटन है उसकी बारे में कुछ जानकारी है क्या? नहीं आपको? नहीं, मुझे भी ऐसे कोई भी जानकारी नहीं है। बसों में सफर करने वाली ज्यादातर महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें कई बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जिसमें फौरन मदद की जरूरत होती है, लेकिन या तो उन्हें पैनिक बटन के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है और अगर उन्हें हेल्पलाइन सर्विस या ऐप के जरिए मदद मांगी भी तो वक्त पर नहीं मिल पाई। बटन भी लगे तो लगता है वो पैनिक बटन सही ढंग से काम करते हैं। सर पैनिक बटन का तो मुझे भी पता नहीं है, पर लेकिन यहाँ ये ऐप के बारे में तो मैंने मोस्टली सभी से ये कंप्लेंट सुनी है कि मतलब प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बसों में पैनिक बटन कहां लगा है और ये पैनिक बटन कैसे काम करता है, इसका जायजा न्यूज 18 की टीम ने लिया। देख सकते हैं कि यहाँ पे पैनिक बटन लगे हैं, यानी कि अगर किसी भी महिला को कोई भी अगर दिक्कत हो या कोई भी उसे छेड़खानी उसे करा तो वो पैनिक बटन यहाँ पे यूज कर सकता है। स्मार्ट सिटी के कारण ने यहाँ पे 2 कैमरे भी देखे, आप देख सकते हैं, एक पीछे कैमरा लगा है और एक कैमरा आगे लगा है जिसकी पूरी फीड भी यहाँ पे ये लोग डंप करते हैं और स्मार्ट सिटी के जो ऑफिस है वहाँ पे इन फीडों को यहाँ से। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला अपराधों में पीड़ित को फौरन मदद मिले, इसके लिए विभाग ने फोन हेल्पलाइन, पैनिक बटन के साथ ऐप भी लॉन्च किए हैं, जिसके लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, ये गौरा शक्ति ऐप में भी हमने जो है SOS बटन दिया गया है, तो कोई भी महिला के साथ यदि कोई अपराध होने की संभावना उसे लगती है या कहीं अकेली है तो वो उसमें मोबाइल फ़ोन को सिर्फ उसको वाइब्रेट मतलब वो करना है, शेक करना है बटन, मतलब उसको खोजने की भी ज़रूरत नहीं, एक विशिष्ट तरीके से। तो इसकी एक हमने जन जागरूकता भी कराई है कि वो कहीं पैनिक में आती है महिला तो क्या करना है उसे। और ऐसे कई पैनिक बटन जो है हमने चौराहों पर और कई जगहों पे दिए हैं और वो जो है कई महिलाओं ने, बालिकाओं ने इसका फ़ायदा भी लिया है। समय समय पर हम इसकी मॉक ड्रिल और टेस्टिंग भी कराते हैं। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के खिलाफ क्राइम को लेकर सख्त है। इसके लिए 2 साल पहले पैनिक बटन भी लगाए गए थे। ये पैनिक बटन काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को इसकी जानकारी तक नहीं है। सरकार द्वारा जारी किए गए जो ऐप हैं, चाहे गौरा शक्ति ऐप की बात करें या फिर पैनिक बटन जो अलग अलग जगहों पे लगे हैं उनकी बात करें, तो वो उसमें अभी भी सरकार द्वारा जो महिलाओं को अवेयरनेस की अभी भी जो जानकारी कम होने के कारण अभी भी जरूरत है कि उनको सही से जानकारी दी जाए। कैमरा सोई के संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून।